प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब लोग भली भांति परिचित है पर्सनालिटी से, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और पर्सनालिटी के मेजरमेंट करने का, पर्सनालिटी को इवेल्युएट करने का, व्यक्तित्व को नापने के जो तरीके हैं, विभिन्न जो विधियां हैं, उन पर हम हल्का सा डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के मेथड होते हैं, सब्जेक्टिव टाइप के मेथड्स होते हैं और प्रोजेक्टिव टाइप्स के मेथड होते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में और ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग काफी कुछ डिस्कशन कर चुके हैं। जैसा कि हमने लास्ट टर्म में भी हमने डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो डिस्कशन है, जो इवैल्यूएशन का जो सिस्टम है, जो मेजरमेंट की जो टेक्निक्स है, जो तरीके हैं, जो टूल्स हैं, उसमें विशेषकर जो रेटिंग स्केल है, डिफरेंट टाइप्स की जो रेटिंग स्केल है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप का एक और जो तरीका है जो कि बहुत ही यूजफुल है और जो कि पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए बहुत बेस्ट टेक्निक मानी जाती है, वो है सिचुएशन टेस्ट, परिस्थिति परीक्षा। जितने हम लोगों ने देखा कि हम लोग रेटिंग स्केल में जब हम लोग करते हैं तो डिफरेंट टाइप की रेटिंग स्केल है, उसमें न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल भी है, चेकलिस्ट भी है और एक सीरियल वाली भी है और डिफरेंट तरह के हम उसको अरेंज करते हैं। उसी ढंग से एक सिचुएशन टेस्ट भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो टेस्ट है, और बहुत ही यूजफुल है व्यक्तित्व को नापने के लिए, पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए। हम लोग ये जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो परिस्थिति परीक्षण का जो उपयोग है वो विभिन्न परिस्थितियों में जो कार्यरत है, जो डिफरेंट टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, उस समय उनका व्यवहार कैसा होता है, उस व्यवहार को जानने के लिए हम जो टेस्ट प्रयोग करते हैं, जिन जो टूल्स है उनका हम उपयोग करते हैं, उनको हम सिचुएशन टेस्ट कहते हैं। सपोज है कोई व्यक्ति है, ड्राइविंग कर रहा है, तो ड्राइविंग करते समय उसका व्यवहार कैसा है, या क्लास टीचिंग करते समय एक अध्यापक का बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसको चेक करने के लिए हम जिन टूल का, जिन तरीकों का, जिन विधियों का उपयोग करते हैं, जिनको हम प्रयोग में लाते हैं, जिनके द्वारा हम उस समय व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, उनको हम सिचुएशन टेस्ट कहते हैं, उनको हम परिस्थिति परीक्षण कहते हैं कि अमुक परिस्थिति में किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, उसका मूल्यांकन करने के लिए ये बहुत ही सार्थक होता है, बहुत ही निर्णायक होता है। इसमें दो तरह के जो टेस्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है सोशियोग्राम या सोशियोमेट्रिक और दूसरा है साइकोड्रामा। जैसे कि दोनों के नाम से भी एकदम से परिचित है, हम हल्का सा डिस्कशन साइकोड्रामा के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसको कहते हैं मनोनाटक। मनोनाटक में क्या होता है कि जनरली जब कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है, उसके सामने एक परिस्थिति पैदा कर दी जाती है। कोई बच्चा है और उसके सामने एक परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि आपको महात्मा गांधी का रोल अदा करना है। अब हम उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे कि उस बालक को ये लगे कि वो महात्मा गांधी है और वो महात्मा गांधी के अनुरूप अपने व्यक्तित्व को ढालने की कोशिश करता है। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां रख दी जाती हैं कि उसको मजबूरन होकर के महात्मा गांधी का रोल अदा करना होता है। इसको हम कहते हैं साइकोड्रामा या मनोनाटक इसको कहते हैं, यानी मनोविज्ञान से रिलेटेड नाटक है। तो उस स्थिति में अगर बच्चे के सामने परिस्थिति रख दी गई है कि उसको महात्मा गांधी का रोल अदा करना है, उस समय हम उसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति, उसके सामने कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, कोई अमुक जो अध्यापक है, उसके सामने ये स्थिति रख दी गई है कि आपको महात्मा गांधी का रोल अदा करना है। उसके सामने परिस्थिति रखी गई है, सिचुएशन क्रिएट की गई है। अब हम उस समय उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको चेक करते हैं कि कोई व्यक्ति किस ढंग से अपने आप को विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करते हुए महात्मा गांधी के रोल को अदा करता है। और इसमें जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि हम अमूमन प्रायः हम उसको व्यक्तित्व नापने के लिए, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हम इस टूल को यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं समाजमितीय मैट्रिक्स, है ना। और ये आपकी जो फिगर है आप इससे देख सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां कर जाती हैं कि कुछ बच्चे हैं, जैसे हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, रमेश है, कमल है, सुरेश है, मुकेश है और पवन है। यही परिस्थितियां यहां पर भी है, रमेश है, कमल है, सुरेश है, मुकेश है, पवन है। हम लोगों को इनकी दो क्वालिटीज हैं, दो ट्रेट्स है, इनकी जो व्यक्तित्व के जो गुण है, इस फिगर के माध्यम से हम उनके दो गुणों को चेक करना चाह रहे हैं कि वो किस टाइप के गुण इनके अंदर है।
ये 5 बच्चे हैं, एक का नाम रमेश है, दूसरे का नाम कमल है, तीसरे का नाम सुरेश है, चौथे का मुकेश है, पांचवे का पवन है। हम लोगों को ये चेक करना है, सोशियोमेट्रिक्स जो हमारा है, समाज वित्तीय जो मैट्रिक्स है, इसके द्वारा हमको ये चेक करना है कि इन 5 बच्चों में कौन सबसे ज्यादा संकोची है और कौन सबसे ज्यादा सामाजिक है। हम एक टूल बच्चों को दे देते हैं, एक प्रपत्र बच्चों को दे देते हैं और इन 2 गुणों के बारे में उनको लिखने को कहते हैं, रमेश को, कमल को, सुरेश को, मुकेश को, पवन को, कि ये एक दूसरे को चेक करें कि कौन व्यक्ति ज्यादा संकोची है और कौन व्यक्ति ज्यादा सामाजिक है। तो इस फिगर से हम एकदम से क्लियर देख पाएंगे। अगर आप पहली लाइन पे देखें तो रमेश ने कमल को, ये जो एरो का चिन्ह है, जो एरो का चिन्ह आपका इस साइड को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जो एरो बना हुआ है वो संकोची के लिए है। अगर तीर हमारा लेफ्ट हैंड साइड को बना हुआ तो इसका मतलब वो क्या है, संकोची है। अगर तीर राइट हैंड साइड को बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो सामाजिक है। अब अगर हम यहां रमेश की स्थिति देखें तो रमेश ने कमल को क्या दिखा रखा है कि कमल क्या है, सामाजिक है, और मुकेश उसके हिसाब से संकोची है। ठीक उसी तरह कमल के हिसाब से रमेश सामाजिक है और पवन संकोची है। मुकेश के हिसाब से कमल सामाजिक है और पवन संकोची है। पवन के हिसाब से अगर हम देखें तो कमल सामाजिक है और सुरेश संकोची है। अब हम अगर इनका ओवरऑल हम इनका एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर हम यहां पे देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, तो रमेश को अगर सामाजिक होने का प्रमाण पत्र हमको देना है, सामाजिक होने का अगर हमको मूल्यांकन उसका करना है, तो सामाजिक में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है कि रमेश क्या है, सामाजिक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संकोची नहीं है। कोई भी व्यक्ति इनमें से ये नहीं कह रहा है कि रमेश संकोची है। ठीक, कमल की स्थिति देखते हैं। कमल की स्थिति अगर हम सामाजिक वाली स्थिति देखते हैं तो रमेश ने भी उसको सामाजिक बताया है, कमल को, सुरेश ने भी बताया है, मुकेश ने भी बताया है, पवन ने भी बताया है। यानी हमारे जो 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे ये कह रहे हैं कि कमल क्या है, सामाजिक है। कमल का जो व्यक्तित्व है वो सामाजिक है और वो सबसे मिलजुल करके रहने वाला व्यक्ति है। तो कमल की जो पोजीशन है, सामाजिक पोजीशन उसकी क्या है, 4 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, 4 लोग उसको ये कह रहे हैं कि कमल क्या है, सामाजिक व्यक्ति है। इसी ढंग से अगर हम सुरेश की देखें तो सुरेश के फेवर में सामाजिक में कोई भी नहीं जा रहा है। कोई भी जो इनमें से है, ये 5 लोग कह रहे हैं कि सुरेश सामाजिक नहीं है, बल्कि क्या है, संकोची है। किसके हिसाब से, पवन के हिसाब से। तो केवल एक व्यक्ति यहां पर कह रहा है कि पवन क्या है, संकोची है। अगले कॉलम अगर हम देखें तो मुकेश को भी क्या है, रमेश के द्वारा संकोची दिखाया गया है और सामाजिक, किसी ने भी मुकेश को सामाजिक नहीं कहा है बल्कि संकोची कहा है। अगर हम लास्ट वाले कॉलम में देखें तो पवन को संकोची दिखाया गया है, कमल के द्वारा, सुरेश के द्वारा, मुकेश के द्वारा। यानी 3 लोग कमल, पवन को क्या है, संकोची दिखा रहे। अब अगर हम इसका ओवरऑल रिजल्ट को हम यहां पर चेक करें तो हम ये पाएंगे कि कमल सबसे ज्यादा सामाजिक है। व्यक्तित्व का जो शील गुण है कमल का, वो सबसे ज्यादा सामाजिक है, क्योंकि 4 लोग यहां पर हम क्लियर देख पा रहे हैं कि 4 लोग कमल को सामाजिक कह रहे हैं। और अगर हम इस स्थिति को देखें तो पवन क्या है, सबसे ज्यादा संकोची है, क्योंकि 3 लोग पवन को संकोची कह रहे हैं। तो ये हमारा एक सोशियोमेट्रिक्स है। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के, किसी भी अध्यापक के, किसी भी छात्र की जो सोशल स्टेटस है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसके अंदर जो शील गुण है। इसी ढंग से हमने यहां पर केवल 2 जो गुण है, संकोची और सामाजिक का, इन दोनों को जानने का प्रयास किया। इस ढंग से मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। जैसा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि मनुष्य के अंदर तमाम जो व्यक्तिगत गुण हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, वो मनुष्य के अंदर जन्मजात विद्यमान होती है। बशर्ते ये है कि उसको बाहर कैसे निकालना है। जैसे यहां पर अगर इस फिगर के द्वारा क्लियर हो रहा है कि पवन क्या है, बहुत संकोची है। ऐसा नहीं है कि पवन सामाजिक नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो संकोची वाला गुण है वो ज्यादा डेवलप कर गया है। अगर हम चाहें तो ट्रीटमेंट के द्वारा पवन को क्या है, सामाजिक भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से जो डिफरेंट टाइप के जो शील गुण है, पर्सनालिटी के जो गुण है, पर्सनालिटी की जो ट्रेड्स है, उनको हम चेक कर सकते हैं सोशियोमेट्रिक्स के द्वारा, समाज मितीय मैट्रिक्स के द्वारा हम उसको चेक कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशियोमेट्रिक्स जो एक टूल है, जो एक मेजरमेंट का एक तरीका है, वो क्या है, बहुत ही
महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, और हम बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति के सामाजिक गुणों को हम क्या है इस विधि के द्वारा चेक कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि अमुक व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस टाइप की है। वो इंट्रोवर्ट है, एक्सोवर्ट है, संकोची है, सामाजिक है, वो शर्मिला है, वो बुद्धिमान है, वो इंटेलिजेंट है, या वो जो ना नर्वस टाइप का है, या वो जो ना गठीले शरीर वाला है, या वो बहुत सामाजिक है। किस ढंग का किस व्यक्ति का पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, हम इसके द्वारा आसानी से उसको समझ सकते हैं। ठीक इसी ढंग से जैसे सोशियोमेट्रिक्स है, इसका जो दूसरा रूप है वो है सोशियोग्राम, यानी समाज नीतीय आरेख। इस फिगर में बिल्कुल एकदम क्लियर आप देख पा रहे होंगे। 5 बालक है, रमेश है, मुकेश है, कमल है, पवन है और सुरेश है। ये पांचों ही विद्यार्थी हैं या पांचों ही अध्यापक है जिनका कि हमको एक सोशल स्टेटस पता करना है, उनकी पर्सनैलिटी का हमको जो ना क्वालिटीज पता करनी है कि उनकी पर्सनैलिटीज कैसी है। रमेश की पर्सनैलिटी कैसी है, पवन की पर्सनैलिटी कैसी है, सुरेश की पर्सनैलिटी कैसी है। अब अगर आप इन एरो को देख पाए तो जो ये बारीक वाले एरो है, ये एरो ये प्रदर्शित करने के लिए लगाए गए हैं कि कौन सा व्यक्ति इनमें से संकोची है। जिसकी तरफ ज्यादा एरो जा रहे होंगे वो व्यक्ति क्या है, ज्यादा संकोची है। और ये जो बड़े वाले एरो है, मोटे वाले एरो आपको दिख रहे हैं, ये मोटे वाले एरो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति ज्यादा सामाजिक है। पतले वाले संकोची के लिए हैं और मोटे वाले क्या है, सामाजिक के लिए है। तो अगर हम इस फिगर में देखें, रमेश ने मुकेश को सामाजिक कहा है, ये मोटा एरो लगा हुआ है। कमल ने पवन को सामाजिक कहा है, मुकेश ने भी पवन को सामाजिक कहा है, सुरेश ने भी पवन को सामाजिक कहा है, और पवन ने सुरेश को सामाजिक कहा है। तो इस चित्र से हम एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, एकदम से स्पष्ट है कि पवन सबसे ज्यादा सामाजिक है। पवन को कमल ने भी सामाजिक बताया है, सुरेश ने भी सामाजिक बताया है और मुकेश ने भी सामाजिक बताया है। तो हम इस ढंग से इस फिगर के द्वारा क्लियर कर सकते हैं इन चारों बच्चों की राय है पवन के प्रति कि उसका नेचर, उसका व्यक्तित्व किस टाइप का है। तो हम फिगर के द्वारा एकदम स्पष्ट कर सकते हैं कि पवन क्या है, सबसे सामाजिक व्यक्तित्व वाला बच्चा है। और अगर हम एक बारीक एरो वाले देखें जो कि संकोची के लिए है, तो यहां से हम देख पाएंगे कि सुरेश ने कमल को संकोची बताया है, पवन ने भी क्या है, कमल को संकोची बताया है, मुकेश ने भी कमल को संकोची बताया है, और रमेश ने भी क्या है, कमल को संकोची बताया है, जबकि कमल ने रमेश को संकोची बताया है। तो फिगर द्वारा एकदम स्पष्ट है कि मुकेश द्वारा, रमेश द्वारा, पवन द्वारा और सुरेश द्वारा कमल को संकोची बताया गया। तो हमारे सामने जो फिगर है वो एकदम क्लियर है कि हमारे पास जो 5 लोग थे जिनके की हम जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जिनको हम चेक करना जा रहे थे सोशियोग्राम के द्वारा, सोशियोमेट्रिक्स के द्वारा हम जिनकी पर्सनालिटी को चेक करना चाह रहे थे, तो सोशियोग्राम से वो स्पष्ट है कि कमल क्या है, सबसे संकोची व्यक्ति है। कमल की जो पर्सनालिटी है वो एकदम संकोची वाली है, शाइनेस की है उसकी पर्सनालिटी। और पवन की जो पर्सनालिटी है वो क्या है, एकदम सोशल है, वो सामाजिक है, संकोची नहीं है बल्कि सामाजिक है, क्योंकि सुरेश ने भी, कमल ने भी और मुकेश ने भी क्या है, पवन को सामाजिक तरह का व्यक्ति बताया। तो सोशियोमेट्रिक्स और सोशियोग्राम पर्सनालिटी को चेक करने के, व्यक्तित्व को मापने के बहुत ही अच्छे तरीके हैं। इनके द्वारा हम क्या है, किसी व्यक्तित्व को बहुत आसानी से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि वो व्यक्ति का नेचर कैसा है, उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। तो बच्चों आपके समझ में ये बहुत अच्छी ढंग से आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो मेजरमेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टूल्स हैं, उनके द्वारा हम क्या है, किसी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको हम क्या है, बहुत अच्छी ढंग से जान सकते हैं। हम लोग पीछे भी डिस्कशन कर चुके हैं कि टूल के अंदर हम 3 चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। पहली चीज ऑब्जेक्टिविटी, दूसरी चीज उसकी रिलायबिलिटी और तीसरी चीज उसकी वैलिडिटी। वस्तुनिष्ठता किसी भी टूल के अंदर होनी चाहिए, किसी भी जो टूल है उसकी क्या है, वैधता होनी चाहिए, है ना, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टूल है उसके अंदर ये तीनों ही चीजें मैक्सिमम होती है। उसकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, उसकी रिलायबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत ही रिलायबल होते हैं, और उनकी जो वैलिडिटी है तो वो भी बहुत ज्यादा रहती है।
तो ये तीनों ही जो गुण है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टूल्स है उनके अंदर पाई जाती है। और विशेषकर जो सोशियोग्राम है, सोशियोमेट्रिक्स है, इसमें हम क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिविटी और इसकी रिलायबिलिटी और इसकी वैलिडिटी को बहुत अच्छे ढंग से, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और ऑब्जेक्टिविटी को भी चेक करने के तरीके हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप से चेक करते हैं कि किसी टूल की, कोई जो हमारा यंत्र है, कोई जो हमारा मेजरमेंट का जो तरीका है, जो टूल है, उसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं और उसकी ऑब्जेक्टिविटी हम कैसे चेक करते हैं। तो उसको चेक करने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो ये जो इस टाइप की टूल है, ये विभिन्न तरह के विभिन्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं, विभिन्न जो एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने इनकी रिलायबिलिटी को, इनकी वैलिडिटी को और इनकी ऑब्जेक्टिविटी को चेक किया है, तभी इन टूल्स को प्रयोग में लाया गया। तो हम बड़े उससे कह सकते हैं कि ये जो सोशियोमेट्रिक्स है और सोशियोग्राम है, ये पर्सनैलिटी चेक करने के बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव टूल्स हैं। इसके बाद हमने, इससे पहले हमने क्वेश्चनर के बारे में और जो हमारी चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल्स है, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल है, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो तीसरी तरह की जो टेक्निक्स होती हैं, एक तो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरी तरह की जो टेक्निक्स हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, जिनके बारे में कि हमने अभी तक डिस्कशन किया, जिनमें कि सोशियोग्राम और सोशियोमेट्रिक्स भी मेन है, और रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सब चीजें भी क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चनर है, जो टेक्निक्स है, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तीसरी तरह की जो टेक्निक्स है पर्सनालिटी को चेक करने की, जो तीसरी तरह की टेक्निक है वो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, यानी प्रोजेक्टिव जो विधियां है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं, यानी व्यक्ति के अंदर, अगर हम, अब फ्राइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हमारे मस्तिष्क की जो स्थिति होती है तो वो तीन तरह की होती है। एक पार्ट होता है उसका कॉन्शियस पार्ट, एक पार्ट होता है सबकॉन्शियस पार्ट और एक पार्ट होता है अनकॉन्शियस पार्ट। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। हम कोई भी बात, कोई भी डिस्कशन करते हैं, हम कोई अध्ययन करते हैं, कोई भी वार्तालाप हम करते हैं, तो सबसे पहले वो बात क्या है, हमारे चेतन मस्तिष्क में जाती है और बहुत लंबे समय तक चेतन मस्तिष्क में रहती है, यानी वो हमको बहुत समय तक याद रहती है। उसके बाद जो भी विचार हैं, जो भी डिस्कशंस हैं, जो भी क्वालिटीज हैं, वो धीरे धीरे क्या है, अर्धचेतन मन में चली जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या है, अचेतन मन में चली जाती है। जो अचेतन जो मस्तिष्क है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारे जितने भी विचार हैं, जितने भी हमारे गुण हैं, वो क्या है, धीरे धीरे जो भी बातें हमारे संपर्क में आती हैं, जो भी विचार हमारे संपर्क में आते हैं, वो सब क्या है, धीरे धीरे अचेतन मस्तिष्क में जाते रहते हैं और अचेतन मस्तिष्क में क्या है, उनका एक स्टोर होता रहता है। तो प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स है वो अचेतन को जानने के लिए, जो अचेतन क्वालिटीज है, यानी जो अनकॉन्शियस जो क्वालिटीज हैं, उनको जानने का सबसे महत्वपूर्ण विधियां होती है। इसके द्वारा हम क्या है, व्यक्ति के विचारों को, उसके दृष्टिकोण को, उसके संवेगों को, उसके गुणों को, उसके आवश्यकताओं को हम क्या है, बड़े अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त करते हैं। यानी मनुष्य के अंदर जो अचेतन बातें हैं, प्रोजेक्टिव मेथड के द्वारा क्या है, वो सामने आ जाती है। प्रोजेक्टिव मेथड इसलिए क्या है, प्रोजेक्टिव मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें मेन है साहचर्य प्रविधियां, यानी एसोसिएशन टेक्निक्स, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, कंपटीशन टेक्निक्स और ऑर्डरिंग चॉइस टेक्निक्स और एक्सप्रेशन टेक्निक्स। हल्का सा इनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। साहचर्य जो विधियां होती है, इसमें मनुष्य के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने, किसी बालक के सामने या किसी अध्यापक के सामने इस टाइप की जो स्टिमुलस है वो रखा जाता है कि व्यक्ति क्या है, उसको एसोसिएट करता है, एसोसिएशन उसको करना था। डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलस है, जो परिस्थितियां व्यक्ति के सामने रखी जाती हैं, किसी बच्चे के सामने रखी जाती हैं, किसी टीचर के सामने रखी जाती हैं, वो क्या है, उनको एसोसिएट करने की कोशिश करता है। डिफरेंट टाइप के जो स्टिमुलेट है उनको साहचर्य करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करने की उनको कोशिश करता है और उनके आधार पर उस व्यक्ति के पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। दूसरी तरह है कंस्ट्रक्शन टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी बालक को, किसी अध्यापक को कुछ रचना करने के लिए दी जाती है। सपोज है, उनको कहा जाता है कि आप अमुक चित्र को बनाइए। किसी को कह दिया है कि आप क्या है, एक हाथी का चित्र बनाइए। तो व्यक्ति ने जो हाथी का चित्र बनाया है, उस चित्र बनाने के तरीके से जो एक्सपर्ट है वो इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि अमुक व्यक्ति ने जो हाथी का चित्र बनाया है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का है, उसने चित्र बनाते समय किन किन चीजों को ध्यान रखा। तो उसके द्वारा भी हम क्या है, किसी व्यक्ति के
व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनैलिटी को हम क्या है डिफाइन कर पाते हैं। तीसरी तरह का है कंप्लीशन टेक्निक्स। इसमें स्टिमुलस जो व्यक्ति को दिया जाता है, उस स्टिमुलस में कुछ न कुछ चीज अधूरी रहती है। व्यक्ति को या छात्र को क्या है, उस जो अधूरा जो स्टिमुलस है उसको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग। इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो स्टिमुलस है उनकी एक सीरीज होती है, लेकिन वो सीरीज क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। उस सीरीज को हमको क्या होता है, क्रम में रखना होता है। अब क्रम, इससे दो चीजें है, क्रम भी है और पसंद भी है। ऐसा नहीं है कि वो क्रम आपकी पसंद के अकॉर्डिंग होगा, जो आपकी चॉइस है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है वो क्रम होगा। तो जिस क्रम में आप उस स्टिमुलस को लगाएंगे, उस सीरीज को आप लगाएंगे उस क्रम में, तो आपकी पसंद के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट इस चीज को डिफाइन करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। क्योंकि आपने उनको ऑर्डर दिया, तो आपने किस ऑर्डर में किस चीज को रखा है उसको चेक करके ये मालूम किया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और लास्ट में इसमें एक्सप्रेशन टेक्निक, इसमें भी आपके सामने एक स्टिमुलस रखा जाता है और छात्र है उसकी अभिव्यक्ति करता है, एक्सप्रेशन करता है। उसके एक्सप्रेशन का जो तरीका है, अभिव्यक्ति के जो उसका तरीका है, उसके आधार पर क्या है हम किसी व्यक्ति की या किसी बच्चे की पर्सनालिटी को हम क्या है डिफाइन कर सकते हैं। तो जो मेन प्रोजेक्टिव जो टेस्ट हैं, ये तो हमने जो प्रोजेक्टिव जो टेक्निक्स है उनके बारे में हमने जाना। एसोसिएशन टेक्निक्स है, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स है, कंप्लीशन टेक्निक्स है, ऑर्डरिंग चॉइस टेक्निक्स है और एक्सप्रेशन। और जो डिफरेंट जो टेस्ट हैं, ये दो चार जो टेस्ट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना होगा कि रोशा मसी लक्ष्य टेस्ट, इसको कहते हैं रोशाज इंक ब्लॉट टेस्ट, हॉल्ट्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट, टीएटी, सीएटी और एसएटी, ये बहुत ही प्रचलित टेस्ट रहे हैं। इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा, साइकोलॉजी में बहुत प्रयोग किया जाता है। थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट, चाइल्ड एप्रिसिएप्शन टेस्ट और सीनियर एप्रिसिएप्शन टेस्ट। तो अगर हम देखें तो ऊपर के जो दोनों हैं ये इंक ब्लॉट पर आधारित है। रोशा ने जो हर्बन रोशा एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने इस टेस्ट को दिया है, तो उन्हीं के नाम पे रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है। लगभग 20वीं शताब्दी में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था और 1911 से और 1921 लगभग 10 सालों तक इस टेस्ट का बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। रोशाज जो इंक ब्लॉट टेस्ट है ये बहुत ही फेमस रहा है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इसके द्वारा पर्सनालिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट 10-12 सालों तक बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया गया है। इसी ढंग से थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी मनोविज्ञान के अंतर्गत पर्सनालिटी को चेक करने का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोशाज इंक ब्लॉट और टीएटी ये दोनों ही जो टेस्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हम जो ये थीमेटिक वाला है ठीक वैसे ही चाइल्ड से रिलेटेड होता है और सीनियर एप्रिसिएप्शन होता है, लगभग सेम इनकी प्रोसीडिंग रहती है। ऊपर जो दो वाले हैं इनकी सेम प्रोसीडिंग रहती है और जो नीचे के 3 वाले हैं टीएटी, सीएटी और एसएटी है, तो इनकी प्रोसीडिंग क्या है सेम रहती है। तो इनमें से हम रोशा के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है क्या। तो रोशा का जो इंक ब्लॉट है स्विस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और हर्मन रोशा उनका नाम है और लगभग 20वीं शताब्दी में उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। ऐसा नहीं है कि रोशा ने सबसे पहले इंक ब्लॉट का निर्माण किया है, रोशा के पहले भी कई लोग इसका जो है ना निर्माण कर चुके हैं, लेकिन हर्मन रोशा ने जो इंक ब्लॉट टेस्ट प्रतिपादित किया था वो बहुत ही फेमस रहा है और लगभग 10 सालों तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसका बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। तो रोशा मशहूर में इसमें क्या होता है कि कुल 10 कार्ड होते हैं ना, जिनमें से प्रत्येक पर एक इंक ब्लॉट लगा रहता है। 10 कार्ड टोटल होते हैं, 10 कार्डों में से क्या है इनमें इंक ब्लॉट लगे रहते हैं। तो शुरू के जो 5 कार्ड है, 5 कार्डों पर काले और सफेद इंक का प्रयोग किया जाता है। काले और सफेद स्याही का क्या है उसमें प्रयोग किया गया होगा उस ब्लॉट को बनाने के लिए, उन धब्बों को बनाने के लिए, उस लक्ष्य को बनाने के लिए क्या है 5 कार्डों में तो काले और सफेद का इंक का प्रयोग किया जाता है। 2 कार्डों में काले, सफेद और लाल रंग का इंक ब्लॉट होते हैं और 3 कार्डों में क्या है कई रंगों के इंक ब्लॉट्स होते हैं। अब जो 5 कार्ड है जिनमें कि काला और लाल, काली और सफेद इंक का जो प्रयोग किया जाता है, कार्ड संख्या 1, कार्ड संख्या 4, कार्ड संख्या 5, कार्ड संख्या 6 और कार्ड संख्या 7, यानी ये 5 नंबर के जो कार्ड है 1, 4, 5, 6 और 7,
इनमें काली और सफेद इंक का प्रयोग किया जाता है, और कार्ड संख्या 2 और 3 में काली, सफेद और लाल इंक का प्रयोग किया जाता है। और बाकी के जो 3 है, 8, 9 और 10, उसमें डिफरेंट टाइप के जो कलर है, विभिन्न रंगों की जो स्याही है, उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो कुल 10 कार्ड है, अब उनमें से एक एक करके एक निश्चित क्रम उनका होता है, उस क्रम में क्या है, वो व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक कार्ड उठाया और वो किसी जिस व्यक्ति का हम पर्सनालिटी चेक करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व जानना चाहते हैं, हम क्या है, इन 10 कार्डों में से सीरियल के अकॉर्डिंग एक एक कार्ड उस व्यक्ति के सामने रखते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, या आपको जो आकृति दिखाई दे रही है तो आपको कैसी लग रही है, क्या प्रतीत आपको उससे हो रहा, आपको कैसा आभास उससे हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप के हम क्या है, हर कार्ड से रिलेटेड हम जिस व्यक्ति का हम व्यक्तित्व जानना चाह रहे हैं उससे हम प्रश्न पूछते हैं, और वो जो आंसर देते हैं कि मुझे इस चित्र में, इस ब्लॉक में जो इंक ब्लॉट है, इस ब्लॉट में मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, ये चीज सामने आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये आकृति बनाई दिखाई दे रही है, तो उसके आधार पर क्या है, हम उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को चेक करते हैं। क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसको उस कार्ड का पता है कि उस कार्ड में जो इंक ब्लॉट बना हुआ है उसके अंदर क्या चीज है, लेकिन जो व्यक्ति उसको एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके हम पर्सनालिटी को चेक कर रहा है, उसके जो आंसर हमको प्राप्त हो रहे हैं, उससे हम क्या है, उसके व्यक्तित्व को जान पाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। अब अगर हम इस फिगर को यहां पर देखें, ये एक सिंबॉलिक इंक ब्लॉट है। एक हल्का सा मैंने प्रयास किया है कि एक सिंबॉलिक बनाए। तो ये रोशा का एक कार्ड है, सपोज है ये कार्ड नंबर 1 है, और ये कार्ड किसी बालक को दिखाया गया है, किसी टीचर को दिखाया गया है, किसी व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके कि हम व्यक्तित्व को चेक करना चाह रहे हैं। और तब हम उससे पूछेंगे कि इस कार्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है। उनका आंसर है कि मुझे क्या है, इसमें 2 स्टार टाइप के दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर ये गोले बने हुए हैं, 2 गोले साइड में बने हुए हैं, उनकी आकृति एक तरह की है। तो जिस तरह के भी रिस्पॉन्स हमको देगा व्यक्ति, हमारे सामने जो भी इसको देख करके अपना आंसर देता है, दोनों फिगर्स को देख करके हम ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम, इस कार्ड को अगर हम यहां से फोल्ड कर दें तो ये एक ही चित्र है, हमने ये चित्र बनाया है और इसका ये क्या है, इंप्रेशन है। तो व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति को हम इस कार्ड को दिखा रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स हमको प्राप्त आ रहे हैं, जो भी वो इस चित्र की व्याख्या करता है, उसकी व्याख्या के आधार पर हम क्या है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व इस टाइप का है। उसका व्यक्तित्व रोमांटिक है, उसका व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट है, उसका व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट है, उसका व्यक्तित्व एम्बिवर्ट है, उसका व्यक्तित्व शाइनेस का है, उसका व्यक्तित्व इंटेलिजेंस टाइप का है, उसका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल एकदम जो ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का है। तो हम क्या है, इस तरह के जो चित्र है, रोशा के द्वारा जो 10 कार्ड बनाए गए हैं, उन 10 कार्ड में डिफरेंट टाइप की आकृतियां बनी रहती है। उन आकृतियों के जो एक्सप्लेनेशन जो व्यक्ति करेगा, उसके आधार पर हम क्या है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। और इसी ढंग से जो दूसरा है, हल्चमैन का जो इंक ब्लॉट है, उसमें भी इसी टाइप की प्रक्रिया रहती है। तो इस ढंग से जो इंक ब्लॉट टाइप के जो क्वेश्चनियर है, जो टूल्स हैं, जो हरमन रोशा का बहुत ही फेमस रहा है, इनके आधार पर भी हम क्या है, व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है, रोसाज इंक ब्लॉट टेस्ट हम इसको कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम जान पाते हैं। दूसरा है इसमें, ठीक इसी ढंग से जैसे रोशा का इंक ब्लॉट है, वैसे ही हल्चमैन का भी क्या है, इंक ब्लॉट है। ये आपके समझ, मुझे लगता है कि ये आपको अच्छी ढंग से आपके समझ में आ गया होगा। तो दूसरी तरह के जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, उसके अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है वो है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। थीमेटिक एप्रिसिएशन जो टेस्ट है, उसकी रचना 1935 में सीडी मॉर्गन और एच.ए. मुरे ने की है। 2 साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, एक मॉर्गन हुए हैं और एक मुरे हुए हैं। उन्होंने थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की उन्होंने रचना की है। उनको ये लगा कि जिस ढंग से जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, उसके आधार पर ही, कोई जरूरी नहीं है कि हम इंक ब्लॉट के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जांच करें। हम दूसरी तरह के कार्ड बनाते हैं, दूसरी तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं। उन्होंने उसको कहा कि थीमेटिक एप्रिसेप्शन, यानी प्रासंगिक अंतर्बोध, है ना। तो उन्होंने उसको नाम दिया है प्रासंगिक अंतर्बोध। और उन्होंने एक टेस्ट का प्रतिपादन किया जो कि टीएटी के नाम से फेमस है। और
मनोविज्ञान के क्षेत्र में पर्सनालिटी को चेक करने का ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिलायबल, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही वैलिड और बहुत ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छे ढंग से हम क्या उसको चेक कर पाते हैं। तो इसमें व्यक्ति के सम्मुख कोई अस्पष्ट सामाजिक परिस्थिति प्रस्तुत की जाती है तथा उस परिस्थिति के अनुरूप कोई कल्पना कहानी बनाने को कहा जाता है, जिसके आधार पर हम क्या है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं को हम क्या है जान पाते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, जो कार्ड है वो कार्ड किसी अमुक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका कि हम व्यक्तित्व चेक करना चाह रहे हैं। उसके सामने जब वो कार्ड आता है तो व्यक्ति उस परिस्थिति को देखता है, उसको समझता है उस कार्ड को, और उसके आधार पर अमुक व्यक्ति को कहा जाता है कि इस कार्ड में आपने जो भी परिस्थिति देखी है, जो भी चित्र देखा है, जो भी डायग्राम देखा है, जो भी फोटोग्राफ्स देखा है, आप उसके आधार पर क्या है एक काल्पनिक कहानी बनाइए, लिखिए। आप उसको एक रिटन फॉर्म में लाइए कि स्टोरी लिखिए कि आपको इस चित्र से क्या प्रतीत होता है। तो व्यक्ति जो भी काल्पनिक कहानी लिखेगा उस कहानी के आधार पर हम उस व्यक्ति के जो एक्सपर्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो क्या है जिस व्यक्ति ने कहानी लिखी है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान पाते, उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं को क्या है वो क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हम किसी चित्र को किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तो व्यक्ति जो कहानी लिखेगा निश्चित रूप से उसके अंदर जो क्वालिटी है, हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, जन्मजात गुण हर व्यक्ति के अंदर होते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी स्थिति के अनुरूप जैसे उस व्यक्ति को लगेगा वो किसी चित्र की अभिव्यक्ति वैसे ही करेगा। तो किसी व्यक्ति द्वारा जो अभिव्यक्ति होगी उसके आधार पर हम क्या है उसकी पर्सनैलिटी को चेक कर पाते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरह का है। कहानी के कथानक से उस व्यक्ति की आवश्यकताओं, चिंताओं, इच्छाओं, विचारों, प्रतिक्रियाओं, परिपक्वता स्तर, आत्म प्रतिभा, सामाजिक संयोजन, दृष्टिकोण आदि का ज्ञान क्या है हमको प्राप्त हो जाता है। तो टीएटी मॉर्गन और मोरे ने जो टीएटी का टेस्ट बनाया है उन्होंने उसमें क्या है 31 कार्ड रखे हैं। कुल मिलाकर कितने कार्ड रखे हैं? 31 कार्ड रखे हैं, जिनमें कि जो 30 जो कार्ड है वो क्या है अस्पष्ट होते हैं और काले सफेद रंग के उसमें चित्र बने हुए रहते हैं। वो क्लियर नहीं होते हैं, एकदम क्लियर चित्र उसमें नहीं, लेकिन वो अस्पष्ट रहते हैं और काले सफेद रंग के चित्र उसमें रहते हैं। और एक जो कार्ड है 31 नंबर का जो कार्ड है वो क्या है ब्लैंक होता है, सादा होता है। ये जो चित्र हैं ये सामान्यतया किसी ना किसी घटना से जुड़े हुए होते हैं। जो चित्र हैं वो अस्पष्ट जरूर होते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के फिगर्स बने रहते हैं जो कि अमूमन अगर आप किसी व्यक्ति को दिखाएंगे तो वो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब व्यक्ति उसको गौर से देखेगा तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी साधारण घटना से या असाधारण घटना से क्या है वो चित्र जुड़े हुए होंगे। तो उसके आधार पर क्या है आपको डिफाइन करना है, आपको क्लियर करना है कि उस चित्र में क्या है। प्रयोज्य के जो उसका सेक्सुअल डिफरेंसेस है, लड़का है लड़की है, या उसकी जो मैच्योरिटी है परिपक्वता उसकी है, उसके अनुरूप 21 या 21 या उससे कम कार्डों का क्या है हम लोग व्यक्तित्व को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। टीएटी में टोटल 31 कार्ड होते हैं। अगर हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को चेक करना है तो कम से कम हम 21 कार्डों का प्रयोग करते हैं, जिसके आधार पर कि क्या है हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को चेक कर पाते हैं। अब जो टोटल 31 कार्ड है उन कार्डों में से कार्ड भी क्या है अलग अलग तरह के। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो केवल लड़कों के लिए होते हैं, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि केवल लड़कियों के लिए होते हैं, कुछ कार्ड ऐसे हैं जो 14 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए हैं, जबकि कुछ कार्ड ऐसे हैं कि जो कि 14 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए होते हैं। लेकिन कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए भी होते हैं और लड़कियों के लिए भी होते हैं। तो लड़कों के लिए जो कार्ड है उनको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी फॉर बॉय। लड़कियों के लिए जो कार्ड है उनको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी फॉर गर्ल्स। पुरुषों के लिए जो कार्ड है उन कार्ड को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल से, और महिलाओं वाले जो कार्ड है उनको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे टीएटी मुरे और मॉर्गन का जो टीएटी टेस्ट है उसके अंतर्गत जो 31 कार्ड है उन कार्डों में ये क्रमशः लिखा रहता है। 1 इंडिकेट होगा, 2 इंडिकेट, कार्ड के जो नंबर है वो ये हैं 1 2 3 BM
3GH, 4, 5, 6BM, 6GH, 7BM, 7GH, 8BM, 8GH, 9BM, 9GH, 10, 11, 12M, 12F, 12BG, 13MF, 13B, 13G, 14, 15, 16, 17BM, 17GH, 18BM, 18GH, 19 और 20। तो ये कुल मिलाकर के जो ये कार्ड है, ये 31 कार्ड है जिनको कि हमने नंबरिंग दी है, 1 नंबर से शुरू है और 20 नंबर तक इनको अंकन दिया गया। अब इनमें से हैं जो एक टोटल ये 31 कार्ड है, इनमें से एक कार्ड ब्लैंक है, एक कार्ड कोरा है, जबकि 30 कार्ड जो है उनमें काले और सफेद इंक से डिफरेंट टाइप के चित्र बने हुए हैं। अब इनमें से हमको इनको डिफरेंशिएट करना है कि जो 31 कार्ड है इनमें से कौन से कार्ड बॉयज के लिए है, कौन से कार्ड गर्ल्स के लिए है, कौन से मेल के लिए है, कौन से फीमेल के लिए और कौन से दोनों के लिए। आगे चार्ट है, इससे हम ये स्पष्ट कर पाएंगे। अब आप देखेंगे टीएटी के जो कार्ड्स है, नंबर 1 का कार्ड, नंबर 2 का कार्ड, नंबर 4 का कार्ड, नंबर 5 का कार्ड, नंबर 10 का कार्ड, नंबर 11 का कार्ड, 14, 15, 16, 19 और 20, यानी कुल मिलाकर के ये 11 कार्ड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल 11 कार्ड है। ये सबके लिए है, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, 14 साल से कम वालों के लिए भी है और 14 साल से अधिक वालों के लिए भी है। तो 11 कार्ड ऐसे हैं, 31 में से 11 कार्ड ऐसे हैं जो कि सभी के लिए प्रयोग किए जाने हैं। अब हमारे पास बचे हैं 20 कार्ड। 11 का टोटल 31 कार्ड है, 11 कार्ड ये निकल गया, 20 कार्ड है। 20 कार्डों में से 12M यानी 12M नंबर का जो कार्ड है वो केवल पुरुषों के लिए है, एक कार्ड है और केवल पुरुषों के लिए है। इसी ढंग से 12BG का जो कार्ड है ये भी केवल एक कार्ड है और किसके लिए है, बॉयज के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है, केवल लड़के और लड़कियों के लिए है 12BG नंबर का कार्ड। इसी ढंग से 12F का ये भी केवल एक कार्ड है, ये केवल किसके लिए है, ये केवल महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए है। तो 11 कार्ड हमारे ये थे और 3 कार्ड हमारे हो गए 12BG और 12F, तो कुल मिलाकर के ये 14 कार्ड हो गए। इसके बाद 3BM, 6BM, 7BM, 8BM, 9BM, 17BM और 18BM, ये जो 7 कार्ड है ये कुल 7 कार्ड है। ये कुल 7 कार्ड क्या है, लड़कों के लिए है और पुरुषों के लिए है, बॉयज के लिए है एंड मेल के लिए है। तो ये टोटल 7 कार्ड्स है जो कि केवल ये लड़कियों के लिए नहीं है, केवल लड़कों के लिए है और पुरुषों के लिए ये 7 कार्ड है। इसी ढंग से ये 7 कार्ड 3GH, 6GH, 7GH, 8GH, 9GH, 17GH और 18GH, ये भी कुल मिलाकर के कितने हैं, 7 कार्ड है। और ये 7 कार्ड किसके लिए, केवल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए है और महिलाओं के लिए। ये लड़कों के लिए और पुरुषों के लिए 7 कार्ड, ये लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए। इसी ढंग से अब ये 3 कार्ड है, ये केवल लड़कों के लिए है। 13B का जो कार्ड है केवल लड़कों के लिए। ऊपर वाला अगर आप कार्ड देखेंगे तो ऊपर वाला कार्ड केवल पुरुषों के लिए था, ओनली मेल के लिए, और ये केवल लड़कों के लिए है। 13B वाला कार्ड, ये वाला कार्ड केवल पुरुषों और महिलाओं के लिए है। 13 मेल और फीमेल वाला MF वाला कार्ड है, ये केवल लड़कियों के लिए है। 13G का कार्ड, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 11 कार्ड ये हो गए, 3 कार्ड ये हो गए, 1 2 3 14 कार्ड हो गए, 7 कार्ड ये हो गए 21 कार्ड, 7 कार्ड ये हो गए 28 कार्ड और 3 कार्ड ये हो गए हैं। ये टोटल 31 कार्ड हो गए। और इन 31 कार्डों में से एक कार्ड क्या है, ब्लैंक है, और बाकी के जो 30 कार्ड है उन कार्ड में क्या है, काली और सफेद स्याही से डिफरेंट टाइप्स के फिगर बने हुए। तो इसके आधार पर जैसा कि टीएटी में मॉर्गन और मूरे ने स्पष्ट किया हुआ है कि इनमें से हम कम से कम जो 21 कार्ड है हमको वो यूज करने होंगे अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं। इसकी जो प्रोसीडिंग है स्पष्ट है कि 11 कार्ड सभी के लिए है, 7 कार्ड लड़कों के लिए है, 7 लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए है, 1 कार्ड लड़कियों के लिए है, 1 कार्ड पुरुषों के लिए है, 1 कार्ड महिलाओं के लिए है, 1 कार्ड पुरुषों और महिलाओं के लिए है, 1 कार्ड लड़कों के लिए है। तो इस ढंग से ये टोटल क्या है, 31 कार्ड है। प्रजी के आयु यौन भेद के आधार पर उपरोक्त 31 कार्डों में से 20 कार्डों का चयन कर लिया जाता है। 20 कार्डों में से एक एक करके
दिखाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग ये पहले कर चुके हैं कि टीएटी में ये रूल्स है कि अगर आपको किसी के व्यक्तित्व को जानना है तो हमको कम से कम 21 कार्डों का प्रयोग करना है। तो यहां पर ये लिखा गया है कि 20 कार्ड हम लोग ले लेते हैं पहले, और 20 कार्डों को हम क्या है एक एक करके वन बाय वन जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमको चेक करना है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हमको जानना है, उसको हम क्या है एक एक करके क्या है कार्ड उसको दिखाते रहते हैं, और उसको कहते हैं कि वो क्या है इन कार्डों को ध्यान से देखता रहे और हर कार्ड की एक कहानी बनाता रहे। आपने किसी व्यक्ति के सामने एक कार्ड रखा है तो हम उसको कह देंगे आप इस कार्ड को देखिए, इसको चेक करिए और इसके आधार पर आप क्या है एक कहानी बनाइए। तो जनरली क्या है हम एक कार्ड के लिए किसी भी व्यक्ति को हम 5 मिनट का समय देते हैं, और 21वां जो हमारा कार्ड है तो वो कार्ड हमारा क्या होता है ब्लैंक वाला कार्ड होता है, कोरा कार्ड होता है। इसलिए हमको अगर किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को चेक करना है तो इस कार्डों का हम कम से कम प्रयोग करते हैं। तो एक एक कार्ड करके हम किसी व्यक्ति को देते हैं, उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप इसके चित्र को देखिए और इसके आधार पर क्या है आप एक कहानी बनाइए हर कार्ड के लिए। यानी 20 कार्ड किसी व्यक्ति को दिखाए जाएंगे तो उस व्यक्ति को 20 कहानियां बनानी होगी, और उसके लिए हम मैक्सिमम हम उसको 5 मिनट का समय देते हैं कि आप 5 मिनट के अंदर एक कार्ड पर आधारित आप क्या है कहानी तैयार कीजिए। तो इस दिन से क्या है व्यक्ति डिफरेंट टाइप के जो कार्ड्स है उनके आधार पर कहानी। अब अगर हम देखें कि सपोज ये है हमारा ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड हमने किसी बच्चे को दिखा दिए कि आप इस कार्ड को देखिए, किसी व्यक्ति को हमने इस कार्ड को दिखाया है और इस कार्ड को आप देखिए, इस कार्ड के आधार पर आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। आप 5 मिनट के अंदर क्या है एक कहानी आप तैयार कीजिए कि इस चित्र से आपको क्या प्रतीत हो रहा है, इसके आधार पर आप एक छोटी सी कहानी लिखिए। इसी ढंग का ये दूसरा चित्र है, हमने बच्चे को दूसरा कार्ड दिखाया, किसी व्यक्ति को जिसका हम व्यक्तित्व को नापना चाह रहे हैं, किसी के व्यक्तित्व को जानना चाह रहे हैं, हमने उसको ये दूसरा फिगर दिखाया। इसके लिए फिर हमने उनको 5 मिनट दिया है कि आप इस चित्र के आधार पर आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र के आधार पर आप क्या है एक छोटी कहानी आप तैयार कीजिए। इसी ढंग से हमने उनको तीसरा कार्ड दिखाया, इस तीसरे कार्ड को आप देखिए और इसके आधार पर आप क्या है एक कहानी का निर्माण कीजिए। तो इस ढंग से हम क्या है क्रम से जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम क्या है जानना चाह रहे हैं, हम उसके सामने क्रम से 20 चित्र जो 20 कार्ड है 20 कार्ड हम उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उनको प्रत्येक पर कहानी लिखने को कहते हैं। और जब उनकी अब इसका जो अंकन है जो विश्लेषण है, हमारे पास 20 कहानियां प्राप्त हो गई क्योंकि 20 चित्र हमने दिखाए हैं, 20 कहानियां हमको प्राप्त हो गई। तो 20 कहानियों के आधार पर हम किस ढंग से इसका अंकन करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तो हम क्या है कहानियों का अंकन तथा विश्लेषण उसके व्यक्तित्व का आंकलन करने का प्रयास किया जाता है। कोई एक स्पेशल कोई विधि नहीं है, बल्कि हम क्या है उसके जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों के आधार पर हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करके जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो कहानियां हैं, जो एक्सपर्ट हैं साइकोलॉजिस्ट हैं वो उन कहानियों को पढ़ लेते हैं और उनके आधार पर हम क्या है किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हम कहानी का अध्ययन करके ये देख पाते हैं कि किसी व्यक्ति ने किसी चित्र को देख करके किस ढंग की कहानी बनाई है, किस ढंग की कहानी उन्होंने लिखी है, तो उसके आधार पर हम क्या है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण हम कर सकते हैं। इसके बाद मोरे के अनुसार कहानियों को मोरे ने कहा है कि जब हम जो कहानियां हम लिख रहे हैं इन कहानियों के लिए उन्होंने एक आउटलाइंस बनाई है कि इस आउटलाइन के आधार पर आप क्या है कहानियां बनाएंगे। जनरली क्या है कई बार आपने किसी व्यक्ति को चित्र दिखा दिया और उसने उल्टा सीधा लिख दिया, तो मोरे ने और मॉर्गन ने क्या है एक आउटलाइन भी बनाई है कि अब जो कहानी का निर्माण करेंगे वो आप इस आउटलाइन के आधार पर करेंगे कि कहानी का नायक कौन है, नायक की आवश्यकताएं क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, उसकी भावनाएं क्या है, किस टाइप का वातावरण है, वातावरण में कौन कौन से दबाव दर्शाए गए हैं, कहानी के नायक तथा वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्या परिणाम आ रहे हैं, कहानी का प्रसंग क्या है, कहानी के कथानक के चयन तथा उसके विवेचन में निहित रुचियां तथा भावनाएं क्या है। तो ये आउटलाइन है जिसके आधार पर की जनरली आपको कहानी का निर्धारण करना है। तो इसी ढंग से जिस ढंग से मुरे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, बेलक भी हुए हैं, बेलक भी एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने टीएटी को जैसे मुरे ने ये 6 पॉइंट दिए हैं कि कहानी का नायक कौन है, कहानी की आवश्यकताएं क्या है, कहानी के नायक और वातावरण की जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का है, कहानी का प्रसंग क्या है और कथानक की जो भावनाएं हैं जो रुचियां हैं वो क्या है। तो ये 6 पॉइंट मुरे ने बताए। इसी तरह से बेलक ने
10 पॉइंट बताए हैं कि जब आप कहानी का निर्माण करें तो उस कहानी का निर्माण करते समय, विश्लेषण करते हैं समय हम क्या इन 10 प्रमुख प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हैं। कहानी का मुख्य सार या प्रसंग क्या है, कहानी का नायक कौन है, नायक की मुख्य आवश्यकताएं और उसका ड्राइव क्या है, उसका चालक क्या है, कहानी का वातावरण और प्रत्यक्षीकरण क्या है, चित्र में देखी बातें तथा उनके प्रति जो क्रिया है वो किस टाइप की है, प्रमुख अंतर्द्वंद क्या है, चित्र में आपको किस किस टाइप का कंफ्लिक्ट आपके दिमाग में आ रहे हैं, जो एक प्रॉब्लम है, एनेक्सिटी है, उसका स्वरूप किस टाइप का है, और जो मुख्य रक्षात्मक उपाय है, मेन डिफेंसेस कौन कौन से हैं, आपका सुपर ईगो जो एडिक्वेसी है सुपर ईगो की, अतः ही की जो है ना जो उपयुक्तता है, जो आपका सुपर ईगो है उसकी जो एडिक्वेसी है वो किस टाइप की है। ईगो, सुपर ईगो और ईड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि ईड, ईगो और सुपर ईगो क्या चीज है, इनके बारे में हम पहले से जान चुके हैं। इसलिए सुपर ईगो की एडिक्वेसी क्या है और आपका जो ईगो का इंटीग्रेशन है, अहं का जो संगठन है वो किस टाइप का है। तो पहले हमने 10 पॉइंट बताए हैं जिसके आधार पर कि हम क्या है कहानियों की रचना करते हैं, और जब कहानियां हमारे सामने आ जाती हैं तो उन कहानियों के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जान पाते हैं। और जब हम कोई कहानी बनाते हैं, हमको कोई कार्ड दिया गया है, चाहे वो इंक ब्लॉट वाला कार्ड हो, चाहे वो टीएटी वाला कार्ड हो, उसको बनाते समय हमको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। वो बातें हैं जैसे चित्र में दिखाई घटना से पहले क्या बातें घटित हुई होगी, ये हमको ध्यान रखना है कि जो चित्र है हमारे सामने, जो कार्ड दिया गया है उसमें जो फिगर है, उस फिगर में अगर हमको लग रहा है कि ये घटना घटित हो रही है तो हमको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि उस चित्र से पहले कौन कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी है। इस समय चित्र में क्या घटित हो रहा है, जो आपके पास कार्ड दिया गया है उस कार्ड में जो चित्र है उसमें क्या घटित हो रहा है, उसका भी हमको ध्यान रखना होता है। चित्र में दिखाए गए पात्र क्या सोच वो अनुभव कर रहे हैं, जो पात्र हैं, जो चित्र हमको दिखाए गए कार्ड के अंदर जो चित्र है उसके जो पात्र हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनका अनुभव क्या है और इसका अंत क्या होगा। जो चित्र है, जो फिगर है, उसका अंत। तो ये 4 चीजें मेन है। एक तो जो हमारा फिगर है उसके पहले क्या घटित हुआ था, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, चित्र के जो पात्र है, मेन हीरो है, उनकी जो सोच है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, और इस चित्र का अंत क्या है। इस जो चित्र है इसमें जो स्टोरी हमने बनाई है उसका अंत क्या है। तो इस ढंग से हम जो प्रोजेक्टिव मेथड है, प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर जो 2 टेस्ट है, एक तो रोसाज इंक ब्लॉट टेस्ट है और दूसरा थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, मुरे और मॉर्गन का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है जिनके आधार पर हम क्या है किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं। तो मुरे और मॉर्गन का जो कार्ड था उसमें 31 कार्ड दिए गए थे। इस ढंग से हम किसी व्यक्ति की, जब हमने पूरी कहानियां लिख दी है, कहानियां लिखते समय जो मुख्य बातें हैं वो भी हमने ध्यान रखी, उसके बाद सबसे अंत में जिसकी हम पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं उसको हम ब्लैंक कार्ड देते हैं। जो खाली कार्ड हमारे पास है, 31 नंबर का जो हमारे पास कार्ड है वो हम उसको देते हैं। और प्रयोज्य से ये कहा जाता है कि इस पर आप अपनी इच्छा से कोई चित्र बनाएं, क्योंकि वो कार्ड बिल्कुल ब्लैंक है। 20 कार्ड आपको दिए गए थे, 20 कार्ड में पहले से चित्र बने हुए हैं। अब आपके पास 21वां जो कार्ड दे गया है वो ब्लैंक है। अब जो प्रयोज्य है, जिसकी हम पर्सनालिटी जानना चाह रहे हैं, जिसके हम व्यक्तित्व का निरीक्षण करना चाह रहे हैं, उनसे ये कहा जाता है कि आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप सोचें और एक चित्र इसमें बनाएं, और उस चित्र की क्या है कहानी भी लिखें। जो आप चित्र बना रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसकी कहानी लिखें, और जो कहानी है वो वहीं पर लिखे। उसको कहानी लिखवाई भी जा सकती है। अगर कोई लिखने में सक्षम नहीं है तो उससे वो कहानी क्या है बोलकर भी सुनी जा सकती है, और उसको लिपिबद्ध भी किया जा सकता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि जो आपका प्रयोज्य है वो लिखने में सक्षम नहीं है, अगर वो लिख नहीं पा रहा है तो वो क्या है बोल करके भी कहानी सुना सकता है। ब्लैंक कार्ड में वो चित्र बना दे और उस चित्र के आधार पर क्या है वो कहानी बोल दे, तो हम उसको क्या है लिपिबद्ध हम उसको कर देते हैं। तो इसके आधार पर ओवरऑल जो टोटल कार्ड है 21 कार्ड है, उन 21 कार्ड के आधार पर जिस प्रयोज्य का हम व्यक्तित्व निर्धारण करना चाह रहे हैं, व्यक्तित्व का मापन करना चाह रहे हैं, हम कहानियों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उनका निरीक्षण कर लेते हैं। जो एक्सपर्ट हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उसको देख लेते हैं, उसको अध्ययन कर लेते हैं, और उसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर पाते हैं। और लास्ट वाला जो कार्ड है उसमें उसी व्यक्ति से प्रयोज्य से कोई चित्र बनवाया जाता है, उससे कहानी लिखवाई जाती है, और ओवरऑल सारे कार्डों का एक संकलन करके
किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इस ढंग से हमने देखा कि व्यक्तित्व मापन के जो डिफरेंट तरीके हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव मेथड है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव मेथड है, चाहे वो प्रोजेक्टिव मेथड है, हमने देखा है कि व्यक्तित्व नापने के लिए ये तीनों तरह की जो विधियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप की विधियां हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी रिलायबिलिटी, उनकी वैलिडिटी, उनकी ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा रहती है। और प्रोजेक्टिव मेथड में भी दो मेथड, जैसे कि बात कर रहे हैं कि दो मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोशाज इंगब्लॉट मेथड और मॉर्गन और मूरे का थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कि हम टीएटी कहते हैं। इसी ढंग से हमने दो टेस्ट इसमें और भी है, सीएटी चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट और एसएटी सीनियर एप्रिसिएशन टेस्ट। वो भी ठीक टीएटी की तरह होते हैं, लेकिन जो सीएटी है वो बच्चों पे अप्लाई होता है, और जो एसएटी है वो जो हमारे सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन है, या जो वृद्ध लोग है, प्रौढ़ लोग है, उन पर क्या है वो अपनाया जाता है। तो इस ढंग से जो हमारा पर्सनैलिटी का जो एक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कि हम किस ढंग से किसी परियोज्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, इसमें हम लोगों ने आज एक गहन चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की समझ में आया होगा, बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा हूं कि मैं आपको कुछ बता पाऊं, और ये आशा करता हूं कि जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया उससे आप लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।